गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 20 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। लेकिन इस एनालिसिस से पहले थोड़ी सी मैं एक आपको छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूं कि मैं अभी दिल्ली में नहीं हूं। मैं 3 हफ्ते के लिए जयपुर में आया हुआ हूं। यहाँ पे मेरी क्लासेस हैं, इसीलिए अगर थोड़ी बहुत अगर कभी डिले हो जाता है न्यूज़पेपर के एनालिसिस में या फिर मैं शाम को अपलोड करता हूं तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि सुबह मुझे क्लास लेने के लिए जाना होता है। तो आज मैं एडजस्ट कर रहा हूं कुछ, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपको ये अपडेट दे दूं, आपको एनालिसिस में प्रोवाइड करा दूं। लेकिन कभी कभार अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है तो आप समझ लेना कि मेरी कोई क्लास रही होगी सुबह, इसलिए थोड़ा बहुत डिले हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी कमिटमेंट भी देखिए ज़रूरी होती हैं। एनीवेज, आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं देखिए, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे पेज नंबर 1 और 13 ये दो न्यूज़ हैं, दोनों को मैंने कंबाइन करके एक ही न्यूज़ के अंदर कवर करूंगा, क्योंकि दोनों न्यूज़ का एक ही टॉपिक है, वो है पेगासस वायरस स्पाईवेयर। ठीक है, आजकल भैया हर जगह न्यूज़ में है, क्योंकि ओपोजिशन वाले, और अभी एक नई रिपोर्ट निकाली है एमनेस्टी ने, उसने कहा है कि स्पाईवेयर जो है, इससे सरकार बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों को और ओपोजिशन के लीडर को, उनके ऊपर सर्विलियंस कर रही है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, जीएस पेपर 3 और 2 से इसको हम लोग कवर करेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो पेज नंबर 8 से करेंगे। ऑक्सफैम ने रिपोर्ट निकाली है अबाउट इनइक्वालिटी, कि इंडिया की सोसाइटी में किस तरह से इनइक्वालिटी है, चाहे वो हेल्थ के मैटर में हो, सैनिटेशन के मैटर में हो, चाहे वो एजुकेशन के मैटर में हो, चाहे वो गरीबी के मैटर में हो। तो ऑक्सफैम क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखेंगे, नई रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सीजीआई रमन्ना, चीफ जस्टिस और रमन्ना ने सेडिशन लॉ के ऊपर सरकार को डांट लगाई है, और इन्होंने एक बहुत ही शानदार बात बोली है, जिसके बारे में हम थोड़ा बताऊंगा क्या इन्होंने बात बोली है, क्यों ये ज़रूरी है। सेडिशन लॉ तो हम लोग कई दिन से लगातार कर ही रहे हैं। अगली जो न्यूज़ है दैट वुड बी अबाउट द ओपेक प्लस। ये ओपेक प्लस क्या है, इसका क्या रोल होता है दुनिया भर में, इसकी क्या पोजीशन है, वो थोड़ा हम लोग देखेंगे। क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग जो है, इसने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से इंडिया में जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस कम हो सकता है, तो इसलिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हम लोग देखेंगे। अगली जो न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे दैट वुड बी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन चिल्ड्रन एंड एजुकेशन। ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो एडिटोरियल है ये कब का है, ये द हिंदू का एडिटोरियल है। ठीक है, आज इंडियन एक्सप्रेस में कोई शानदार ऐसा सच एडिटोरियल आया नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको हिंदू का एडिटोरियल करवा देता हूँ। ठीक है, एक एडिटोरियल हम लोग ये करने वाले हैं, ये जो सीजे रमन्ना वाला है वो आज के इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये द हिंदू वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प सपोर्ट करना चाहते हो हमारे इस इनिशिएटिव को, तो आप हमें यहाँ पे डोनेट कर सकते हो, 10 20 50 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, जितना आप करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। चलिए, पहली जो न्यूज़ लेंगे हम लोग लेंगे पेगासस स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, देखो स्पाई का मतलब दोस्तों क्या होता है, स्पाई का मतलब होता है जासूस, है ना, हेलो इंस्पेक्टर टाइप का जासूस। अब ये जासूस कहाँ होता है ना, ये जासूस आपके मोबाइल फ़ोन में होता है। आपके मोबाइल फ़ोन में जब ये जासूस घुस जाता है, तो भैया ये आपके मैसेज पढ़ेगा, आपके व्हाट्सएप की चैट भी पढ़ेगा, आपके ईमेल भी पढ़ेगा, आपके पासवर्ड भी चोरी करेगा, आपकी जो पिक्चर्स वगैरह है वो भी सब देखेगा, और यही नहीं, ये खुद ब खुद आपका कैमरा भी ऑन करेगा, आपकी वीडियो भी बनाएगा, और वो वीडियो बना के जो है किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर भी करेगा। अब ये थर्ड पार्टी कौन होती है, ये थर्ड पार्टी होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट्स, सरकारें होती हैं। अरे बड़ी ये तो खतरनाक चीज़ है सर, है ना, बिल्कुल जी हाँ। तो स्पाईवेयर एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है जो इन्फिल्ट्रेट करता है आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे मोबाइल वगैरह में। ठीक है, जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो उसका डेटा आपसे चुरा सकता है, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपसे चुरा सकता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, स्पाईवेयर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है, और इसको एडवर्टाइजर्स को या डेटा फर्म को या किसी एक्सटर्नल यूजर को सेंड कर, जैसे गवर्नमेंट, मैंने आपको एग्जांपल दिया। कई तरीके का हो सकता है, जैसे एडवेयर हो सकता है, ट्रोजन हो सकता है, ट्रैकिंग कुकीज हो सकता है, सिस्टम मॉनिटर हो सकता है, अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं। किसी किसी केस में वो आपकी जो है क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी चुरा सकता है। कहीं कहीं पे वो मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे अमेजोन गूगल वगैरह करते हैं, है ना, उनको पता चल जाता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, आपकी जो सर्च हिस्ट्री है उसके बेसिस पे वो आपको एडवर्टीजमेंट दिखाता है ना। जैसे मान ले मैंने क्या किया था, मैंने परसों एक ट्राईपोड, ऐसे ही अमेजोन पे एक ट्राईपोड देखा था, और जब से मैं कल से जो भी मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ हर किसी पे जो है ट्राईपोड की ऐड दिखाई जा रही है। क्यों, क्योंकि उसने मेरे को मेरी हिस्ट्री को सर्च कर लिया है ना, इस वजह से वो सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी ईमेल चैट वगैरह वो सब पढ़ी जा सकती हैं, तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। अब इस पूरे मामले में क्या है, देखिए दिखाता हूँ आपको। इसराइल की एक एजेंसी है जिसे कहा जाता है एनएसओ ग्रुप। ठीक है, ये एनएसओ ग्रुप जो है स्पाईवेयर बनाती है।
अब आप बोलेगा सर ये क्यों बनाती है, तो इलीगल होना चाहिए। बिल्कुल इलीगल नहीं है, स्पाईवेयर ये बनाती है क्योंकि इसका कहना ये है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए और उनके सर्विलियंस के लिए इसको बनाया गया है, ताकि जो जैसे इंडिया में जैसे रो है ना, या इंडिया की जो आईबी है, जो इस तरह की एजेंसी है जैसे एनआईए है, ये इसका यूज करती हैं ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर नजर रखने के लिए जो इंडिया के अगेंस्ट में एक्टिविटी करते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इसलिए सॉफ्टवेयर को बनाया गया। पहले क्या होता था, पहले ही सॉफ्टवेयर में आपके पास मैसेज आता था या आपके पास ईमेल आता था, उसमें जो लिंक होता था उसको आपके ऊपर क्लिक करना पड़ता था, क्लिक करने के बाद ये आपके मोबाइल सिस्टम में डाउनलोड हो जाता था और फिर ये काम करता था। लेकिन अब ये इतना एडवांस हो गया है जिसे कहा जाता है जीरो क्लिक। मतलब भैया अभी आपके मोबाइल में क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, आपके व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आएगा, आप इस वीडियो कॉल को अटेंड करो या ना करो, डजेंट मैटर, आपके मोबाइल फोन में ये जो स्पाईवेयर है ये डाउनलोड हो जाता है अपने आप ही। चाहे आप एप्पल का मोबाइल फोन लेके रखो, चाहे एंड्रॉयड लेके रखो, डजेंट मैटर, हर किसी में होता है ये, समझ रहे हो। तो ये क्या करता है, अभी नई एक जो नई रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसा कहा गया कि इंडिया में कई सारे मोबाइल नंबर्स, मतलब 300 मोबाइल नंबर्स को टारगेट किया गया था, लेकिन 37 मोबाइल नंबर्स को एग्जैक्टली ट्रैकिंग पे लगाया गया था, जिसमें राहुल गांधी का नाम भी आया है, कई मिनिस्टर्स का नाम आया है, कई जर्नलिस्ट लोगों का नाम आया है, तो बहुत सारे लोगों को इसमें ट्रैक किया गया है। तो अपोजिशन वाले भी सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने किया है कि नहीं किया, वो सारी हालांकि देखिए एनएसओ ग्रुप का सीधा सीधा सा कहना है कि हम किसी इंडिविजुअल को नहीं बेचते हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट्स को बेचते हैं। इसका मतलब उसने इंडियन गवर्नमेंट को बेचा हुआ है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने भी अभी पूरी तरह से डिनाई नहीं किया है कि हम लोगों ने इसको नहीं खरीदा है, डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट ने इसको खरीदा है। लेकिन जैसे ये दो धारी तलवार है दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी होती है ना, ये दो धारी तलवार है, इसका पॉजिटिव यूज भी होता है, इसका नेगेटिव यूज भी हो सकता है। मतलब इस सर्विलियंस से आप टेररिस्ट का पता भी लगा सकते हो और इसी सेम सर्विलियंस सिस्टम से आप अपने अपोजिशन लोगों को भी ट्रैक कर सकते हो, सर्विलियंस कर सकते हो। कितनी गलत बात है ना, हर 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 जगह पैसे ही होता है। तो वही सारे का सारा मामला है, जीरो क्लिक अटैक होते हैं, अभी आपको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। अब ये इसमें कुछ कुछ जो हैं चीज़ें हैं, आप इससे कैसे बच सकते हो। पहली बात तो देखिए, पहली बात तो इसको बचने का क्या तरीका है, एक बार अगर आपके मोबाइल फ़ोन में आ गया तो फिर आप इससे बहुत मुश्किल है कि आप बच पाओगे, ये आपको ट्रैक करेगा ही करेगा। आपने क्या करना है, आपकी मोबाइल फ़ोन की जो एप्लीकेशंस हैं आपको इनको टाइम टू टाइम अपडेट रखना है, ये इससे बचने का तरीका हो सकता है। देखिए आप लोग तो हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, तो सरकार हमें तो ट्रैक नहीं करेगी, सरकार करती है ओपोजिशन लीडर्स को, जर्नलिस्ट लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को, उनको ट्रैक करती है। तो हम लोगों को इतना खतरा नहीं है स्पाईवेयर से। लेकिन क्या पता फ्यूचर में आने वाले 10-20-50 साल में सरकार ऐसा सिस्टम बना दे कि वो हर किसी को ट्रैक करने लगे, फिर तो यहाँ पे पूरा डिक्टेटरशिप हो जाएगी, डो फिल्टर ही हो जाएंगे, है ना, उस तरह का मामला हो जाएगा। तो इसको बचने का तरीका यही है कि एप्लीकेशन को अपडेट रखें अपने सिस्टम को, और सबसे बेस्ट तरीका इसका बचने का होता है कि आप अपने डिवाइस को चेंज करिए। अगर आप अपनी डिवाइस को चेंज करते रहोगे फिर ये सिस्टम आपका कुछ, ये स्पाईवेयर आपका कुछ भी नहीं कर सकता। एक इसमें बात ये की होती है, आपके जो मोबाइल फोन का जो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है, जैसे अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हो तो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो क्रोम रहता है ना, गूगल क्रोम। ये जो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है ना उस पर अटैक करता है। अगर आप डिफॉल्ट ब्राउजर के अलावा कोई और ब्राउजर यूज करते हो तो ये अटैक नहीं कर सकता, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जो ध्यान में रखने वाली बात है, लेकिन आपको जैसे मेरे जैसे लोगों को तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो अटैक नहीं करेगी सरकार। लेकिन ये पूरी डेमोक्रेसी के लिए तो खतरा है ना, डेमोक्रेसी में सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सरकार जो अपोजिशन वाली वॉइस है उनको ट्रैक कर रही है, उनकी एक्टिविटी को ट्रैक कर रही है ताकि वो आवाज़ को दबाया जा सके। तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा है, इसलिए अपोजिशन वाले जो है इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, ये ओपेक वाली न्यूज़ हम लोग कल भी कवर कर चुके थे। ओपेक क्या है, ओपेक एक कुछ कंट्रीज का ग्रुप है जो 1960s में बनाया गया था। ओपेक का मतलब होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऐसे भी बोल सकते हो। इसके ये जो 1960 में इसको शुरू में बनाया गया था, पहले इसके अंदर सिर्फ 5 कंट्री हुआ करती थी, इराक, ईरान, तो कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। देखिए जो टॉपिक ये लोग कल कर चुके हैं तो वो इस न्यूज़ को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो नए लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ कि ये वो कंट्री होती हैं जो दुनिया में 60 से 70% ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और उसको एक्सपोर्ट करती हैं। बाद में ओपेक प्लस भी बनाया गया जिसके अंदर कुछ दूसरी कंट्रीज को भी जोड़ा गया, जैसे बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, ओमान, रशिया वगैरह, इनको भी जोड़ा गया बाद में, ठीक है। ओपेक अलग है, ओपेक प्लस अलग है,
ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। ओपेक के अंदर जो है वो 13 कंट्रीज हैं। कितनी है? 13। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है, पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। कौन कौन सी कंट्री है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ये वेनेजुएला, अल्जीरिया, लीबिया, इराक, ये सारी की सारी कंट्री यहाँ पे इसके अंदर आती हैं। कतर ने जो है, कतर भी पहले इसका मेंबर हुआ करता था, लेकिन अभी कतर ने 2019 में इसे टर्मिनेट कर लिया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और ये कतर को टेररिस्ट कंट्री बोलते हैं, इसलिए कतर को इनके बाहर निकाल दिया गया था। तो ये पूरे का पूरा मामला है। अब ये देखिए, जो ओपेक प्लस है ना, ओपेक प्लस, ये दुनिया की 90% ऑयल प्रोडक्शन करता है, और जितना ज्यादा ये प्रोड्यूस करेगा उतना ही प्राइस कम होगा। सीधी सी बात है, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो प्राइस कम होगा, और अगर प्रोडक्शन कम होगी तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा। तो ये नो कंट्री ने क्या किया है, जो कोविड की सेकंड वेव थी ना, सेकंड वेव के दौरान, उससे भी पहले एक्चुअली इन्होंने प्रोडक्शन काफी कम कर दिया था। प्रोडक्शन कम करने की वजह से जो दुनिया भर में ऑयल का प्राइस था वो बहुत ज्यादा हो गया था, इंडिया में भी हो गया था। तो इंडिया इन कंट्रीज को बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाइए, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो मेरे यहाँ पे जो इसकी दाम है वो कम हो जाएगा। ये कंट्री ऐसा कर नहीं रही थी, बार बार इंडिया और दूसरी कंट्रीज उनको ऐसा बोल रही थी। अभी फाइनली इन्होंने जो है डिसाइड किया है कि ये लोग जून 2022 के बाद, अगले साल की बात है ये, इसका अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी तो प्राइस कम होगा। तो दोस्तों अभी कुछ समय तक प्राइस बढ़ने वाला है, अभी ये कम नहीं होगा, इंटरनेशनली तो कम नहीं होगा। हाँ, हमारी सरकार इसके ऊपर टैक्स वगैरह कम कर देगी तो आम जनता के लिए कम हो सकता है ना, वो अलग बात है। देखिए, ओक्सफैम ने भी एक रिपोर्ट निकाली है। ओक्सफैम जो है वो यूके बेस्ड एक एनजीओ है, 1942 में बना था। इसका मेन काम होता है दुनिया भर में पॉवर्टी को एलिविएट करना, पॉवर्टी को खत्म करना, ये इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। अभी इंडिया, इसने एक रिपोर्ट निकाली है, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021। आप ऑक्सफैम के बारे में थोड़ा सा गूगल करके विकीपीडिया पे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ठीक है। इस 2021 रिपोर्ट के अंदर अभी देखें, इसने कुछ डेटा यूज किया है, वो खुद का डेटा नहीं है इसका, वो डेटा इसने लिया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 एंड 4 से और नेशनल सैंपल सर्वे से। तो इनके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया था, उस डेटा को इसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद कुछ कंक्लूजन निकाले, चाहे वो एजुकेशन वाले मामले में हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वाले मामले में हो, सैनिटेशन और हेल्थ केयर। इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चों को बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। जैसे क्या होता है ना, सरकार आपको जैसे पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन, ये भी एक इंस्टीट्यूशन डिलीवरी है। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें सरकार अनाज वगैरह देती है, वो भी एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सिस्टम है ना। ये इनको बोलते हैं ये सब चीज़ें। तो इन सारे की सारी कैटेगरी में इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली हैं, और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये कहा है कि इंडिया में जो एससी और एसटी पॉपुलेशन है और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, भैया ये काफ़ी बॉटम लेवल पे हैं एज कंपेयर टू हायर क्लास हिंदूज, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और भी इसने बहुत कुछ बोला है, और इसने जैसे बोला है कि जो हेल्थ केयर मामला है, जो कोविड मेडिकल फैसिलिटी हैं, कोविड मेडिकल फैसिलिटी वाले मामले में भी जो एससी और एसटी कैटेगरी जो कम्युनिटीज हैं, ये 18% से ज़्यादा जनरल कैटेगरी से नीचे हैं जब इनकी फैसिलिटी उठाने की बात आती है। तो मतलब वो पहले से ही पुअर हैं, पहले से ही बैकवर्ड हैं, उसके बाद उनको फैसिलिटी भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि सारी फैसिलिटी तो अपर वाले ले जाते हैं। और जब इंटरनेट कनेक्शन की अगर आप बात करो तो यहाँ पे भी एससी एसटी और मुस्लिम कैटेगरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। तो हर मामले में अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो है एससीज एसटीज और मुस्लिम पॉपुलेशन, दे आर पुअर एंड दे आर एट अ डिसएडवांटेजियस पोजीशन एज कंपेयर टू अपर कास्ट हिंदूज, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। चाहे आप हॉस्पिटलाइजेशन वाला केस देख लीजिए, चाहे आप सैनिटेशन वाला केस देख लीजिए, हेल्थ केयर वाला देख लीजिए, हर केस में एससी और एसटी पॉपुलेशन। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्या ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि एक तो आपको ओक्सफैम के बारे में वो पूछ सकते हैं, है ना, वो कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है ये, है ना, कौन सा कभी एस्टेब्लिश हुआ था प्रीलिम्स के लिए। दूसरा, इस तरह के जो डेटा होता है ना, फैक्ट जो होते हैं, वो आपको मेंस में कोट करने के काम आते हैं। मेंस में अगर पॉवर्टी के रिगार्डिंग या कास्ट के रिगार्डिंग, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के रिगार्डिंग अगर कोई आंसर आपके लिए लिखने के लिए आता है, तो इस तरह के एग्जाम्पल और सर्वे और स्टडीज को आप वहाँ पे एज एन एग्जाम्पल दे सकते हो। और एग्जाम्पल दे दिया ना अपने दोस्तों, तो आपके आंसर के अंदर ना 4 चांद लग जाएंगे। क्या लग जाएगा? 4 चांद। और अगर इसको चांद चांद आपने लगा दिया तो समझ लो आपके मेंस में आपका स्कोर इंप्रूव हो जाता है और आपकी हो जाती है सिलेक्शन। और जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो भैया एक बार सितेंद्र सर जिंदाबाद बोल देना, ठीक है। चलिए, अगली जो हम लोग एडिटोरियल करने वाले हैं वो है आपका इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। अगला जो एडिटोरियल हम लोग करेंगे ये द हिंदू का एडिटोरियल है। देखिए, कुछ है नहीं इस एडिटोरियल में खास, क्योंकि कई दिनों से मैं आपको पहले ही, क्योंकि ये न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा, यूएपीए
यूपीआई यूएपीए को तो हम लोगों ने बहुत बार चाट लिया है, इसको तो इतना ज़्यादा कर लिया है, मुझे लगता है अभी आप नींद में भी यूएपीए बड़बड़ाते होंगे। मैं तो बड़बड़ाता हूँ। जो हमारे प्लेटफॉर्म पे बच्चे नए जुड़े हैं, जिनको यूएपीए के बारे में नहीं पता है, वो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वो वीडियो आप देख लीजिए, यूएपीए ज़िंदगी भर भूलोगे नहीं। ठीक है जी। उसके ऊपर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन आईपीसी, ये है सेडिशन लॉ। सेडिशन मतलब देश राजद्रोह, देशद्रोह नहीं, राजद्रोह। इसके बारे में भी पिछले एक हफ्ते में मुझे लगता है मैं 3 बार कम से कम एनालिसिस करवा चुका हूँ। तो ये तो बच्चों को रटा जा चुका है। जो नए लोग हैं उनको, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो अभी नए प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, नए जो सब्सक्रिप्शन जो जिन्होंने लिया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ एक बार वहाँ पे जाके देख लीजिए, ज़रूरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेडिशन लॉ हो चाहे यूएपीए हो, इन दोनों एक्ट का यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा अपोजिशन को दबाने के लिए। या फिर आप कह सकते हो ये जो दो एक्ट है ना, जो सेक्शन है, जो आपका राइट टू स्पीच है उसको वायलेट करता है। देखिए, बनाया तो इसको किसी और पर्पज के लिए गया था, लेकिन सरकार इसका मिसयूज करती है, और जब उस मिसयूज को क्या कहेंगे आप, दिस इज द वायलेशन ऑफ योर फ्री स्पीच, है ना। राइट टू स्पीच होता है ना, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको वायलेट करता है। देखिए, तो ये पूरे का पूरा मामला है। अब ये सुप्रीम कोर्ट से भी छिपी नहीं है ये बात कि सरकार मिसयूज करती है। अभी एक रिसेंट एग्जांपल आपको देता हूँ, स्टैन स्वामी का एग्जांपल देता हूँ। स्टैन स्वामी को जो है आर्टिकल 124A और यूएपीए के अंदर जेल में डाल दिया गया था। अब जब आपको इसके अंदर डाल दिया जाता है, आपको बेल मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपको बेल मिलता है। जैसे जेएनयू के कुछ स्टूडेंट को बेल दिया गया था यूएपीए के अंडर में, लेकिन स्टैन स्वामी को बेल नहीं मिला था। भाई 80 साल के बुजुर्ग आदमी थे, 84 ईयर, सॉरी 84 ईयर्स के बुजुर्ग आदमी थे, हॉस्पिटल में इनकी मौत हो गई। इनके ऊपर जो है ट्रायल नहीं चला था। ये आदमी लगभग 1-1.5 साल से जेल में बंद थे, फादर स्टैन स्वामी, उसके बावजूद भी ट्रायल नहीं था। तो इस तरह से काफी बार ऐसा देखा गया है कि सरकार इस तरह के एक्ट का मिसयूज करती है। ठीक है, नॉन बेलेबल वारंट है, बिना वो ट्रायल के आपको जेल में डाल दिया जाता है। स्टैन स्वामी का केस आपको मैंने बता दिया। पहले वाले जो जज थे, अभी इंडिया में पिछले जो 3-4 जज रहे थे, उन्होंने इस मिसयूज के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिनको काफी क्रिटिसाइज किया गया, जो सरकार की फेवर में थे, जो जनता की फेवर में नहीं थे। लेकिन अभी जो जज आए हैं, मिस्टर सीजीआई रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना, इन्होंने अभी सरकार से बड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि आर्टिकल 124A ये अंग्रेज लेके आए थे इंडिया में अंदर, समझ रहे हो, अंग्रेज 1870 में। देखो कितने साल हो गए इस केस को, है ना, 150 साल हो गए लगभग। इस 18 एक्चुअली असली रियल में तो ये 1838 में आया था। इतने साल में ब्रिटिश इसको क्यों लेके आए थे, ताकि इंडिया में ब्रिटिश के अगेंस्ट जो आवाजें उठती हैं उनको दबाया जा सके। आज भी इंडिया में, इंडिपेंडेंस इंडिया में 2021 के अंदर अभी भी ये लागू है। तो सीजे रमन्ना ने पूछा है कि भैया इतना पुराना लागू कानून को क्यों ना हम खत्म कर दें। अभी तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है ना, अभी तो डेमोक्रेसी है ना यहाँ पे, अभी इसकी क्या जरूरत है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रमन्ना जी ने यहाँ पे पूछे हैं। 1962 में एक बड़ा फेमस केस हुआ था, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि अगर कोई आदमी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलता है, आप उसको जेल में नहीं डाल सकते, एज लॉन्ग एज वायलेंस ना हो रहा हो। देखिए, अगर वायलेंस होगा तो फिर तो जेल में डालेंगे ही आपको, लेकिन अगर आप सरकार को कुछ बोलते हो विदाउट वायलेंस, तो सरकार आपके ऊपर ये 124A और यूएपीए नहीं लगा सकती। उसके बावजूद भी सरकार इसका मिसयूज करती है। तो इस तरह का हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है सीजे रमन्ना के द्वारा, इसको वेलकम किया जा रहा है। इसका मतलब 1962 के बाद अभी सरकार कुछ मूड में है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ मूड में है यूएपीए के अगेंस्ट में, 1924A के अगेंस्ट में, स्पेशली 124A। ठीक है, देखते हैं फ्यूचर में क्या रहेगा, क्या स्टैंड लेता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्या ये 124A को रद्द करता है कि नहीं करता है। देखिए, कई लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो 124A के अंडर में जेल में हैं, बिना बात से जेल में है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से, उनके ऊपर अभी तक ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है। तो ऐसे लोगों को कम से कम जेल से छोड़ देना चाहिए, जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है ना। और इसी में बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये पिछली जो कांग्रेस सरकार भी थी वो भी इसका मिसयूज करती थी। हर गवर्नमेंट इसका मिसयूज करती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि कोई उसके अगेंस्ट में आवाज उठाए, तो जो आवाज उठाती है सरकार उसको जो है ये अलग अलग तरह के कानून के तहत उसको जेल में डाल देती है बेचारों को। चलिए, तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे है। अगला जो एडिटोरियल है वो द हिंदू का एडिटोरियल है। इसमें बताया गया है कि कैसे कोविड-19 की वजह से जो स्कूल बंद हैं, जो है ना, उसके ऊपर बच्चों के क्या असर पड़ा है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या क्या तरीके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, द हिंदू का एडिटोरियल है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस पे यहीं पे समझ जाओगे, आपको अलग से न्यूज़पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए,
कोविड के समय में स्कूलों को बंद किया गया। अब देखिए क्यों बंद किया गया, सेफ्टी रीजन की वजह से, क्योंकि अगर आप स्कूल खोलोगे तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन बंद करने से उनके न्यूट्रिशन के ऊपर भी तो फर्क पड़ा है। जो मिड डे मील दिया जाता था बच्चों को, अब मिड डे मील से उनको एक तो न्यूट्रिशन मिल जाता था, एक उनको फूड मिल जाता था। तो जो गरीब लोग होते थे वो तो अपने बच्चों को इसलिए स्कूल में भेजते थे कि उनको वहां पे जाके खाना मिल जाएगा। तो एक तो उन बच्चों को न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा है, गरीब जो बच्चे थे भेजते थे, ऊपर से सेफ्टी वाला प्रॉब्लम है। तो दो दो प्रॉब्लम यहाँ पे हैं। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी तक इतने लंबे समय तक स्कूल्स बंद नहीं रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि 16 महीने तक स्कूल्स बंद रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीजन। ये सबको पता है, सिचुएशन तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन निकाला गया ऑनलाइन एजुकेशन। अब स्कूल बंद हो गए तो बच्चों को ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे, मोबाइल फोन वगैरह से, है ना, जूम को ऐप से या व्हाट्सएप से, जैसे भी कराओगे। ज़्यादातर फोकस किया गया है, वो किया गया है सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर। मतलब जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है। जो बेचारे दूसरी तीसरी चौथी 5वीं क्लास के बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जिन, अब देखिए सरकार ने तो बोल दिया कि हम तो ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास मोबाइल फोन ही नहीं है, वो कैसे एजुकेशन लेंगे? अगर किसी के पास मोबाइल फोन है और उनके पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है तो? इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतने रिमोट एरियाज हैं इंडिया के अंदर, वहां पे तो टावर ही नहीं है, टावर ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है। इतने गरीब लोग हैं, वो लोग 5-7 हजार रुपए का मोबाइल फोन अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको आप कैसे एजुकेशन दोगे? सबसे बड़ी बात। ऊपर से जो गरीब आदमी है तो इसको तो प्रॉब्लम है ये, क्योंकि गरीब आदमी तो बेचारा पहले ही अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहा था, ऑनलाइन तो कहां से देगा, वो तो ऑफलाइन ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो यहां पे ये समस्या भी है। ऊपर से प्रॉब्लम है क्वालिटी वाली। हमारे कंट्री में एजुकेशन की क्वालिटी पहले से ही बहुत पुअर थी। 10वीं क्लास के मोस्टली बच्चे वो 5वीं क्लास की मैथ की प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, टीचर्स, आपने टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दिया। अब टीचर्स को भी आदत थोड़ी है ऑनलाइन पढ़ाने की, वो तो बेचारे हमेशा से ऑफलाइन पढ़ाते रहे हैं। तो टीचर्स को प्रॉपर्ली ट्रेनिंग नहीं है। टीचर्स कैसा मटेरियल यूज करते हैं क्लास में ऑनलाइन में किसी को पता नहीं है। वो बेचारे जो पहले से उनके पास जो नोट्स होते हैं उन्हीं को बच्चों को दिखा देते हैं। अरे भैया ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हो आप, यहाँ पे बच्चों को एंगेज करने के लिए आप जिप फाइल का यूज कीजिए, आप पिक्चर्स का यूज कीजिए, आप एनिमेशन का यूज कीजिए, जैसे हम लोग करते हैं, है ना। तो हम लोग देखो कैसे पिक्चर्स का यूज कर रहे हैं, देखिए आप। क्या इस तरह के ये डायग्राम्स और पीडीएफ्स फाइल वगैरह क्या बच्चों को स्कूल में दिखाई जाती हैं? ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती, क्योंकि टीचर्स को ट्रेनिंग ही नहीं है। तो क्लास को बहुत बोरिंग हो जाती है, तो क्लास की इंप्रूवमेंट नहीं है। तो न्यूट्रिशन लॉस तो हुआ ही हुआ, ऊपर से लर्निंग लॉस भी हो गया। बच्चे ना तो सीख पा रहे हैं, ना उनको न्यूट्रिशन मिल पा रहा है। अब इसका सोल्यूशन निकाला गया कुछ कंट्रीज के अंदर। नीदरलैंड के अंदर, यूएसए के अंदर स्टडी की गई कि वहां पे बच्चों को लॉस होता है। एनीवेज हम अपने कंट्री की बात करेंगे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद ये पाया कि जब से स्कूल बंद हुए हैं तब से 92% बच्चे इंडिया में अपनी लैंग्वेज की एबिलिटी को खो चुके हैं। जैसे मान लो किसी की मदर टंग मराठी है और उसको स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया जाता है, तो मराठी तो चलिए ठीक है, उसकी मदर टंग है, लेकिन 92% बच्चे इंग्लिश भूल गए हैं। अगर किसी की मदर टंग मान लो हिंदी है और उसको स्कूल में पंजाबी पढ़ाई जाती है सेकंड लैंग्वेज, तो वो बच्चा पंजाबी भूल चुका है। तो ये बहुत जरूरी होता है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। तो यहां पे इसने ऑब्जर्वेशन की है 82% बच्चे जो है वो मैथमेटिकल एबिलिटी खो चुके हैं। मतलब जो उनको थोड़ा बहुत पहले प्लस गुना माइनस आता था ना, वो भी जा चुका है। अब यहां पे और भी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे जब कोविड के बाद में स्कूल खुलेंगे तो जो बच्चे 4th स्टैंडर्ड में थे कोविड से पहले, तो उनका तो 1-1.5 साल खराब हो गया। तो क्या आप उनको बच्चों को डायरेक्ट 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन दोगे? जो बच्चे स्कूल चेंज करेंगे उनका क्या होगा, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, क्योंकि नए स्कूल के अंदर नया सिस्टम होगा, उनको आप कैसे एडजस्ट करोगे? टेक्स्ट बुक को आप कैसे एडजस्ट करोगे? मान लो माइग्रेंट्स होते हैं, एक माइग्रेंट अगर वो मान लो वो झारखंड से वो मुंबई के अंदर बच्चे अपने बच्चों को लेके जा रहा है, वो लोग बच्चे मुंबई में कैसे जाएंगे? वहां पे टेक्स्ट बुक कैसे होगी? उनके स्कूल में एडमिशन वगैरह कैसा होगा? क्या आप इस सिचुएशन में राइट टू एजुकेशन को इंश्योर कर सकते हो? क्योंकि राइट टू एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे इंडिया में, जो इसको बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। स्टेट वाइज, अब मान लो कुछ स्टेट में तो स्कूल ओपन हो चुके हैं, कुछ स्टेट में स्कूल जो है वो क्लोज हैं, तो इनको आप कैसे एडजस्ट करोगे, है ना। तो वेरिएशन हो जाएगा ना स्टेट टू स्टेट। तो इसको भी मामले को तो देखना चाहिए ना सरकार को कि आप इसको कैसे हैंडल करोगे। देखिए अब इंटरनेशनली क्या किया गया, अब ये सारी प्रॉब्लम इंडिया में तो नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम तो दूसरे देशों में भी है। क्या क्या दुनिया भर में क्या क्या सोल्यूशन लिया गया है, देखिए
या तो आप उस बच्चे को क्लास रिपीट करा दो, मतलब जो बच्चा फोर्थ स्टैंडर्ड में था कोविड के बाद उसको दोबारा से फोर्थ स्टैंडर्ड रिपीट करवा दो, एक क्लास, वही क्लास दोबारा से रिपीट करवा दो स्कूल में। आप उसको सिक्स में प्रमोट करने की बजाय फोर्थ को ही करवा दो। ये इस तरह की चीज़ें जो है वो कीनिया वगैरह में की गई है। आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो टाइम। जैसे पहले स्कूल 6 घंटे का होता था, अभी आप 8 घंटे का करवा दीजिए। आप पहले संडे को छुट्टी करते थे, अभी संडे को भी बच्चों को स्कूल को बुला लीजिए। तो आप जब बच्चों को ज़्यादा टाइम दोगे तो वो जल्दी से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, और जो छुट्टी हुई क्लास थी उसको भी कवर कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, कई कंट्रीज में इसको भी अप्लाई किया जा रहा है। कई कंट्री में अप्लाई किया जा रहा है कि बच्चों का सिलेबस कम कर दो। अब जब सिलेबस कम करेंगे तो कम समय में बच्चों का कवर हो जाएगा, है ना। जैसे बच्चे पहले मान लो स्कूल में जो है 8 महीने जाते थे सिलेबस कवर करने के लिए, अभी वो सिर्फ 2 महीने ही जा पा रहे हैं। तो सिलेबस कम कर दो, वही सिलेबस बच्चा 2 महीने में कवर करके अपना एग्जाम दे देगा। ये तरीका भी किया जा सकता है, इंडिया में भी इसको अप्लाई किया गया है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं। देखिए 12th का स्टैंडर्ड का और 10th स्टैंडर्ड का हम लोगों ने सिलेबस कम कर दिया ऑलरेडी। और क्या तरीके हो सकते हैं, 1-to-1 ट्यूटरिंग कर सकते हो। देखिए बच्चों को आप स्कूल में तो बुला नहीं सकते, क्योंकि बच्चों में तो वहाँ स्कूल में तो गैदरिंग होगा, इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन आप उनके घर पे जा सकते हो, 1-to-1 ट्यूटरिंग कर सकते हो, बच्चों को अपने घर पे बुला सकते हो, आप उनके पेरेंट्स के साथ सपोज आप प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग करिए, उनको बुला के 1-to-1 ट्यूटरिंग कर सकते हो। अब इतने सारे टीचर तो है नहीं कि हर बच्चे के घर पे जाएंगे 1-to-1 ट्यूटरिंग करने के लिए। आप वॉलंटियर को ले सकते हो। किसी भी शहर में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं, बड़े जो स्टूडेंट होते हैं, वो बच्चों के घर जाकर उनको पढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के, उनको तो पढ़ा ही सकते हैं कम से कम, है ना। वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ब्रिज कोर्स कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा फोर्थ स्टैंडर्ड से सिक्स स्टैंडर्ड में अगर वो ट्रांसफर हुआ है, तो सिक्स स्टैंडर्ड में जब वो बच्चा जाएगा तो सिक्स में ही थोड़ा बहुत टॉपिक आप फिफ्थ क्लास के भी करवा सकते हो, सिक्स का सिलेबस कम करके। तो इसको बोलते हैं ब्रिज कोर्स। तो जो छूटी हुई चीज थी बच्चा ताकि उसको भी कवर कर ले, तो ब्रिज कोर्स आप करवा सकते हो, है ना। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कोविड की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ बच्चों का। स्कूल बंद जरूर हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों ने लर्निंग नहीं किया है। लर्निंग का मतलब सिर्फ बुकिश लर्निंग नहीं होता है, जिंदगी के लर्निंग भी होता है। इस कोविड ने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है, लाइफ के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, डिसीज के बारे में, सर्वाइवल के बारे में, प्यार मोहब्बत के बारे में, पेरेंट्स की वैल्यू के बारे में, हेल्थ के बारे में। ये भी तो बच्चों ने सीखा ही है ना। तो क्या आप इसको लर्निंग नहीं कहोगे? क्या सिर्फ जो बुक्स में सिखाया जाता है आप उसको ही लर्निंग बोलोगे? तो ये तो बड़ी फिलोसफिकल बात हो गई। लेकिन ये जो चीज बच्चों ने सीखी है ना कोविड के समय में, इतनी प्रॉब्लम जो फेस की गई है, ये लेसन जो है बच्चा सारी उम्र भर याद रखेगा। वो भी तो चीज यहाँ पे देखने वाली है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है, ऐसा कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है। फ्यूचर में अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीज़ें बदलेंगी नहीं, ज्यों का त्यों चलेगा। क्योंकि स्कूल्स जो है कुछ सीखने वाले नहीं है इस नई चीज़ से। जो पहले चला आ रहा था वही चलेगा, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। आप सिलेबस कम तो कर दोगे, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे कैचअप करेंगे? देखिए जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो तो बच्चों को पढ़ा देते हैं, वो तो कैचअप कर लेंगे। लेकिन जिसके पेरेंट्स इलिटरेट हैं वो तो नहीं कैचअप कर पाएंगे। जो गरीब हैं, जिनके पास घर से सपोर्ट नहीं है, वो पहले से ही बेचारे पीछे छूटे हुए थे, अभी और पीछे छूटे जाएंगे। तो भैया गरीब आदमी के ऊपर ना चारों तरफ से मार पड़ती है। वो पहले ही गरीब है, पहले ही बैकवर्ड है, पहले ही उसके पास एजुकेशन नहीं है, पहले ही उसके पास पैसा नहीं है, ऊपर से कोविड जैसी सिचुएशन में उनकी हालत और खराब हो जाती है। सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। एक नई नेशनल रिजुनेशन प्रोग्राम चलाने की जरूरत है सरकार को, जिसके अंदर ये सारे के सारी प्रॉब्लम जो है टैकल करी जानी चाहिए, है ना। वॉलंटियर्स की यहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है। अभी सिर्फ टीचर से काम नहीं चलेगा, अभी आपको वॉलंटियर्स भी चाहिए, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जो जो गरीब लोगों की मदद कर सकें, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ा सकें, है ना। जो रिमोट एरियाज में रहने वाले बच्चे हैं उनकी जाके मदद कर सके। अभी आपके जैसे, मेरे जैसे लोगों की जरूरत है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वॉलंटियर ही तो हूँ ना। यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस डालता हूँ ताकि कुछ लोग सीख जाएं। मैं नहीं कहता कि बहुत सारे लोग सीख जाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से तो पार्टिसिपेट करना जरूरी है ना। 2-4 लोग तो सीख ही रहे होंगे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम। क्योंकि आप दिल्ली में नहीं आ सकते, क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शायद इन वीडियो को देख के थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। तो ये भी एक वॉलंटियर टाइप का ही एक इनिशिएटिव है, आप भी कर सकते हो। आप भी कोई से सीखते हो, अपने आस पड़ोस में आपके जो साफ सफाई करने वाली है या कोई और है, उनको बच्चों को आप फ्री में पढ़ाइए। तो आप भी अपना रोल प्ले कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हैंडल की जानी चाहिए, और ये सारे के सारा आज का न्यूज़पेपर में हमने थोड़ा बहुत चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं। तो यही है आज के न्यूज़पेपर में, कोई सादा कुछ था नहीं, लेकिन छोटी छोटी न्यूज़ भी जो है कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जहाँ तक कुछ स्टूडेंट ने मुझे सजेशन दिया था कि सर आप जो है पिछले दिन के जो है एमसीक्यूज़ भी डाल दिया करो। आज तो मुझे समय नहीं लगा नहीं एमसीक्यूज़ डालने का, लेकिन कम्युनिटी टैब में, यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में जो है मैं आपके लिए डेफिनेटली एमसीक्यूज डालूंगा, आप वहां पे आंसर दे सकते हो। और इंस्टाग्राम पे तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज डालता हूं मैं। इंस्टाग्राम पे रोज आपको जो है 8 से 10 एमसीक्यूज मिलते हैं, ठीक है। वो करंट अफेयर से रिलेटेड भी होते हैं, वो आपके स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर जाएं, वहां पे जाके आप एमसीक्यूज को सोल्व कर सकते हो। नहीं तो फिर आप यूट्यूब की जो कम्युनिटी टैब है, कम्युनिटी टैब में भी आप जो है आंसर सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब रहेगा आपका यहाँ पे मामला। चलिए जी, तो सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।